इस पूरे पोर्शन के अंदर आज जो हम बात करने वाले हैं, हम लोगों ने जो एम परसों पढ़ा था, इसी एम को हम आज थोड़ा सा लार्ज मॉडल पे पढ़ेंगे। मतलब हम यहाँ पे आज ये देखेंगे कि कैसे हम लोग एक एपीआई को एम के अंदर कॉल कर सकते हैं या एम आर्किटेक्चर के थ्रू कॉल कर सकते हैं। ठीक है। पूरा जो हमारा मोटो होगा ये होगा कि कैसे हम लोग एक एपीआई बना रहे हैं, सॉरी कैसे हम लोग एक एपीआई के एंड पॉइंट पे जा रहे हैं, उस एंड पॉइंट से कैसे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे उस डेटा को हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एमवीवीएम आर्किटेक्चर, और कैसे हम उसे शो कर रहे हैं। ये सारे काम हमारे पास आज रहने वाले हैं। ठीक है। बताओ, ये वाली बात क्लियर है? सो हाँ, ये वाली क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये मैं शेयर कर दूंगा एग्जैक्टली। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे पास में क्या होने वाला है, या हमारे पास में क्या एग्जैक्टली कहने का मतलब है यहाँ पे। बताइएगा एक बार, आप लोगों को ये क्लियर ये दिखाई दे रहा था? यस ठीक है। मनोज जी, क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ जी, यस यस। यहाँ पे हमारे पास में एक एपीआई रहेगी। इस एपीआई को हम लोग एंड पॉइंट से कलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर पार्ट। इस एंड पॉइंट से हम यहाँ पे डेटा कलेक्शन करेंगे। जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा आने वाला है उसको हम कलेक्ट करेंगे। उस डेटा को हम यहाँ पे कलेक्टेड डेटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम उसे विजुअलाइज करेंगे। ये हमारे पास में पूरा की पूरा एक आर्किटेक्चर रहने वाला है, एक पूरा की पूरा वर्क फ्लो रहने वाला है, जिसको हम लोग एमवीवीएम आर्किटेक्चर के थ्रू अचीव करने वाले हैं। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एपीआई आती है कि भाई एपीआई हम कौन सी कॉल करने वाले हैं, क्या हम कोई एपीआई बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एपीआई तो कोई नहीं बनाऊंगा, बट यहाँ पे मैं एक एपीआई आपको दिखा दे रहा हूँ। ये एपीआई आप लोग भी यूज कर सकते हैं। एपीआई का नाम है फेक स्टोर एपीआई डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है। ये मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ डेटा इसका, आप लोग देख लीजिए इसको। एंड्रॉइड ये मैंने आपको एपीआई भेज दी है। आप लोग चाहें तो एक बार इस एपीआई को देख सकते हैं। एक बार इसको प्रिटी प्रिंट करके देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास में इस एपीआई के अंदर जो डेटा हम लोग कॉल कर रहे हैं, जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो ये डेटा है। हमारे पास आईडी है, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज, ये सारी चीजें हमारे पास इस डेटा के अंदर आ रही है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बात तो डेटा कलेक्शन वाली ही बात रहेगी कि कैसे हम लोग एग्जैक्टली डेटा को कलेक्ट करेंगे, क्या सिस्टम हमारे पास रहेगा। इस चीज के लिए हमारे पास में बनी बनाई एक एक आप बोल सकते हैं डिपेंडेंसी होती है। इस डिपेंडेंसी जो भी हमारे पास एपीआई कॉलिंग के फंक्शन रहते हैं, एपीआई कॉलिंग के जितने भी फंक्शन होते हैं, इसके लिए हम एक डिपेंडेंसी यूज करते हैं। इस डिपेंडेंसी का नाम है रेट्रोफिट। ठीक है। या तो रेट्रोफिट कर सकते हैं या वॉली कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है? रेट्रोफिट रेस्ट एपीआई को कॉल करने के काम में आती है। अगर आपके पास में कहीं पर रेस्ट एपीआई है तो आप रेट्रोफिट की मदद से आराम से रेस्ट एपीआई को कॉल कर सकते हैं। जबकि वॉली हमारे पास सिंपल एपीआई अगर हमारे पास में, नॉन रेस्टफुल एपीआई अगर हमारे पास में, या नॉर्मल एपीआई हमारे पास में, तो वी कैन यूज वॉली। लाइट वेट होती है, बढ़िया है वॉली, कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ पे हमारे पास रेस्टफुल एपीआई है, जहाँ पे हमें किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, देन वी कैन गो विद रेट्रोफिट। ये वाली बात क्लियर है आपको? यस। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे लाइव डेटा कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं। लाइव डेटा और एक चीज और है व्यू मॉडल। तो आपको मालूम होगा ये लाइव डेटा और व्यू मॉडल क्या है आपस में। यस। ये दोनों की दोनों एमवीवीएम आर्किटेक्चर के ही पार्ट है। ये दोनों की दोनों एमवीवीएम को ही कॉल कर रहे हैं। एक्चुअल में लाइव डेटा जो यहाँ पे है ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली में ये दोनों ही दोनों लाइफ साइकिल के पार्ट है। ये दोनों के दोनों लाइफ साइकिल के पार्ट है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट और आपका कवर होगा, लाइफ साइकिल। आपको याद होगा मैंने पिछली बार आपको बोला था कि हम एमवीवीएम लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, तो ये लाइफ साइकिल वही है। ठीक है। लाइफ साइकिल का कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, मतलब लाइफ साइकिल क्या बोलता है आपसे?
अगर हम एक नॉर्मल आर्किटेक्चर के अंदर बात करें, लेट सपोज हमने एपीआई कॉल करी, एपीआई से हमने कुछ डेटा गैदर किया, ठीक है, और डेटा गैदर करने के बाद हम उसे किसी एक फॉर्म में विजुलाइज करा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करा के हम उसे एक फॉर्म में विजुलाइज करा रहे हैं बिना एमवीवीएम आर्किटेक्चर के। यहाँ पे अभी हम एमवीवीएम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम डायरेक्ट अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने जैसे तैसे करके ये चीज कर दी। नाउ द पार्ट इज कि अगर मेरे इस विजुअलाइजेशन के अंदर, अगर मेरी इस एक्टिविटी के अंदर किसी तरह के चेंजेस आते हैं, चेंजेस आने का मतलब लेट सपोज मेरी जो एक्टिविटी थी ये पोर्ट्रेट में अवेलेबल थी, पर क्या हुआ, किसी किसी वजह से अब ये एक्टिविटी लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? मेरी एक्टिविटी जो थी, इसका जो पहले पोर्ट्रेट में थी बट किसी तरह से ये लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गई है, तो जो मेरी पूरी एक्टिविटी होती है ये ऑन क्रिएट मेथड से वापस से स्टार्ट होती है, ऑन क्रिएट से वापस से स्टार्ट होती है। ऐसे केस में अगर हम लोग इस एपीआई कॉलिंग वाले सिस्टम को बिना लेयरिंग करे, बिना लेयर करे या बिना अलग अलग गैदर करे डायरेक्टली इसके अंदर रखते हैं, तो ये पूरा की पूरा सिनेरियो वापस से कॉल होगा। यानी कि पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में कन्वर्ट होने के बाद में इसका व्यू तो चेंज होगा ही होगा, साथ में जो इसके अंदर डेटा है वो रिमूव होकर वापस से कॉल होना चालू हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक लाइफ साइकिल का स्टेट है। लाइफ साइकिल हमारे पास ऑन क्रिएट, ऑन स्टेट, ये सारी की सारी लाइफ साइकिल्स होती है। तो हम पहले ऑन क्रिएट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का अगर हमारे पास चेंज होगा जो कि डायरेक्ट टू एक्टिविटी होगा, तो वो हर बार ऑन क्रिएट से ही चालू होगा, हर बार। ठीक है, ऐसे केस में जो भी हमने एपीआई वगैरह रखी हुई हैं, जो भी हमने डेटा गैदर किया था, जो भी उस पर हमने प्रोसेस किया था, वो सब कुछ वापस से स्टार्ट हो जाएगा जैसे अब उसने पहले टाइम किया था। इसकी वजह से एक तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, मेमोरी ज्यादा कंज्यूम होगी हमारी। ठीक है, तो इस चीज के लिए ही हम क्या करते हैं, इस चीज के लिए ही हम यहाँ पे एमवीवीएम का यूज कर रहे हैं, जो एमवीवीएम इस बात का ख्याल रखेगी कि अगर हमारे पास में एमवीवीएम आर्किटेक्चर होगा, तो हमने पिछली बार क्या किया था एमवीवीएम में कि जितना भी डेटा वाला पोर्शन था उसको तो हमने अलग रख दिया था, उसको हमने सेपरेट लेयर में रखा था, और जो विजुअलाइजेशन वाला पार्ट था वो हमने अलग रखा था। यानी कि मॉडल क्लास और व्यू मॉडल क्लास, ये जो डेटा को मेरा हैंडल कर रहे थे, इन दोनों को मैंने अलग लेयर में रखा था, और जो मेरे पास व्यू वाला पार्ट था वो अलग लेयर में था। यही बात थी ना, बताओ? यस। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर मेरा व्यू वाला पार्ट चेंज होता भी है तो भी मेरे पास में इन दोनों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मेरे ऑन क्रिएट से वापस से कोई एक्टिविटी चालू हो भी जाती है तो भी मॉडल के जो डेटा स्टोर है मॉडल क्लास के अंदर, जो व्यू मॉडल के अंदर, यहाँ पे हमारे पास में कोई जो प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये एज इट इज बना रहेगा डेटा के अंदर, ये मेमोरी के अंदर एज इट इज बना रहेगा। जबकि जो व्यू है बस यही चेंज होगा और ये विद इन सेकेंड्स वापस से जैसा था वैसा का वैसा अचीव कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझिए कि एमवीवीएम को एक्चुअल में लगाने का सबसे बड़ा रीजन भी यही था कि हम लोग अगर कोई व्यू के अंदर मॉड्यूलेशंस आते हैं तो इन मॉड्यूलेशंस को हम लोग इजीली टैकल कर सकें किसी भी हालत में। ये वाली बात क्लियर हुई आप लोगों को यहाँ तक? बताओ। यस। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, इसके अंदर कोरोटीन्स को भी हमें यूज करना पड़ेगा। कोरोटीन्स को भी हमें यूज करना पड़ेगा, तो कोरोटीन्स भी हमें रखने पड़ेंगे यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, अपनी डिपेंडेंसी वाले पार्ट पे चलते हैं और इसके अंदर डिपेंडेंसी को हम लोग होल्ड करेंगे। मैंने इसमें से जो मेरे दूसरी फाइल्स थी वही पुरानी वाली ही फाइल है हमारे पास, बस इसमें से मैंने यूज़र वगैरह हटा दिए अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हम लोग इस प्रोडक्ट वाले पार्ट पे काम करने वाले हैं इस वजह से। तो यहाँ पे हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। डिपेंडेंसी के लिए एक तो हमने इम्प्लीमेंटेशन यूज़ किया, इम्प्लीमेंटेशन, और इसके अंदर जो हमें डिपेंडेंसी चाहिए, एक तो हमें रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी चाहिए। तो रेट्रोफिट डिपेंडेंसी आप यहाँ से अगर सर्च करेंगे, रेट्रोफिट डिपेंडेंसी, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर ओपन सोर्स ने इसको बनाया हुआ है।
ठीक है। और ये इसके सारे इंटरफेसेस वगैरह इसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है डिपेंडेंसी के लिए। हमें इसे कॉल करना है तो हमें ये हमारे पास में डिपेंडेंसी है इसकी, ठीक है। इस डिपेंडेंसी को हमें कॉल करना होगा। और ये डिपेंडेंसी का इस समय कौन सा वर्जन चल रहा है, मैं जो इसका वर्जन यूज़ करता हूँ 2.9.0 इसका यूज़ करता हूँ, शायद यही इसका चल रहा होगा। तो एक काम करते हैं, इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास में इसका लेटेस्ट वर्जन है, इस लेटेस्ट वर्जन को हम 2.9.0 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास में है रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी। अब ये रेट्रोफिट की जो डिपेंडेंसी होती है, ये यहाँ पे एक लाइब्रेरी को यूज करती है, ठीक है। रेट्रोफिट की जो भी डिपेंडेंसी है, ये अकेले का भी काम नहीं कर सकती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर हमने मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर हमने रेट्रोफिट डाल दिया तो ये ऑटोमेटिक काम करना चालू कर देगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए हमें क्या करना होता है, रेट्रोफिट एक लाइब्रेरी पे काम करता है जिसको हम बोलते हैं जीसॉन। बताओ इसके बारे में पढ़ा है, जीसॉन के बारे में? ठीक है। मनोज जी इसके बारे में कुछ सुना है? ये एक्चुअली बनाया है जेसॉन क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट, राइट? हाँ, बट ये एग्जैक्टली जेसॉन नहीं है। क्या चीज़ है जीसॉन? क्या होता है जीसॉन? एग्जैक्टली गूगल की लाइब्रेरी होती है, गूगल की लाइब्रेरी है। लेट्स सपोज उसको देख लेते हैं एक बार। अगर हम जीसॉन पे जाते हैं तो जीसॉन एक गूगल की लाइब्रेरी है, गूगल ने इसको बनाया हुआ है, जो ये क्या करता है, जावा ऑब्जेक्ट्स को या फिर कॉटलिन ऑब्जेक्ट जो भी है हमारे पास, जेसॉन में कन्वर्ट करता है और उल्टा भी करता है। जेसॉन को कॉटलिन ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर देता है और कॉटलिन ऑब्जेक्ट को जेसॉन में भी कन्वर्ट कर देता है। ये एग्जैक्टली जीसॉन है हमारे पास में, ठीक है। तो रेट्रोफिट जो काम करता है, मतलब अगर हम इस गूगल लाइब्रेरी के बारे में बात करें तो ये जेसॉन को कॉटलिन या जावा ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करता है और कॉटलिन या जावा ऑब्जेक्ट्स को ये जेसॉन में कन्वर्ट करता है। ये एग्जैक्टली जीसॉन का काम, ठीक है। तो जो जीसॉन है, एक थोड़ी सी एडवांस हो रहा है इसके ऊपर, वो है मोशी करके आ गया है मोशी। वो ऑलमोस्ट नॉर्मल तो सिमिलर ही है, वैसे तो हाँ, सिमिलर ही है, बट उसमें थोड़े एडवांस फीचर है, वो आज में नहीं किए। ओके, मोशी रेट्रोफिट वो भी है, उसके रेट्रोफिट के साथ ही काम करता है, ठीक है। इसको भी देख लेंगे एक बार हम लोग, ठीक है। हाँ। एक्सपेरिमेंटल वो बता रहा हूँ, मतलब थोड़ी सी एडवांस में जो जीसॉन के जो ड्रॉबैक थे वो इन्होंने इसमें क्लियर कर दिया। हाँ, ओके, एक मिनट। उन्होंने लिख के बात अच्छा अच्छा, ओके, समझ गया। जीसॉन जीसॉन लार्जर पेलोड्स पे काम नहीं करता, ठीक है। हाँ, जिन्होंने जीसॉन लिखा था ना, ये उन्हीं बंदों ने बाद में हमारे गूगल से हट गया ना, तब उन्होंने लिखा है। ओके 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 ओके, फास्टर एंड हमें तो नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाना है। हाँ, नहीं एक्चुअली ये चीज़ भी अच्छी है, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी के बाद में जेसॉन का जो हमारे पास डेटा होता है ये बहुत बड़ा होता है। ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, उसे उसे डिवाइड कर करके हमें दिखाना होता है। पूरा डेटा एक साथ लेके आना तो मोशी से अच्छी चीज़ है हमारे लिए। तो हमारे 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 हम मोशी यूज कर रहे हैं। मैं जो कोड देखता हूं ना, जो एक बात अच्छा, मोशी, ठीक है। मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता, बट मतलब मुझे पता है कि हम मोशी यूज कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट। ओके, समझ गया। सो खैर, यहाँ पे रेट्रोफिट जो है इस जीसॉन को यूज करेगा टू कन्वर्ट द स्पेसिफाइड जेसॉन ऑब्जेक्ट्स इनटू कॉटलिन ऑब्जेक्ट्स और कॉटलिन ऑब्जेक्ट्स टू जेसॉन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कैसे ये लेके आना है हम लोगों को अपने पास में, तो यहाँ पे जीसॉन की डिपेंडेंसी हम देख लेते हैं। हाँ, वो कन्वर्टर होगी एक्चुअली, एज अ कन्वर्टर यूज होगी ना यहाँ पे। तो ये कन्वर्टर ये आपके पास में, इसी को हमने यहाँ पे यूज कर लेते हैं। वैसे तो रेट्रोफिट की ही यहाँ पे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम रेट्रोफिट पे ही काम कर लेते हैं इसके अंदर। इसी को हम कॉपी करके यहाँ रख लेते हैं और इसी के अंदर हम चेंजेस कर देते हैं यहाँ पे। तो रेट्रोफिट 2 जो हमारे पास में है, इधर हम लोग रेट्रोफिट 2 की जगह पे
यूज़ करेंगे कन्वर्टर, कन्वर्टर को हमें यूज़ करना है ना यहाँ पे, और कन्वर्टर, हाँ यार कन्वर्टर जीसॉन ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जीसॉन की डिपेंडेंसी है, और जीसॉन के अंदर भी ये क्या है, रेट्रोफिट, रेट्रोफिट कन्वर्टर, कन्वर्टर जीसॉन डिपेंडेंसी है हमारे पास में, ठीक है। सेम ऐसे डुप्लीकेट लाइन ऐड कर दो, मोशी भी सेम ऐसे ही है, ठीक है, मोशी को यूज नहीं करेंगे आज इसको। हाँ आज हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, बाद में उसको देख लेंगे। इसके अलावा हमारे पास कॉरोटीन्स हमारे पास में नहीं, कॉरोटीन्स भी हमें चाहिए होंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन हम कर लेते हैं कॉरोटीन्स का। ये हमें क्या दिखा रहा है, ये OKHTTP दिखा रहा है, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे org.jetbrains, हमारे पास कॉरोटीन्स, ये हमारे पास कॉरोटीन्स आ गए हैं, ठीक है। कॉरोटीन्स, ये हमारे पास कॉरोटीन्स हैं। कॉरोटीन्स के बाद हमें चाहिए लाइफ साइकिल, ठीक है, क्योंकि हमें MVVM के थ्रू लाइफ साइकिल मैनेज करनी है इस वजह से। अच्छा, अगर आप खैर इसको हम बाद में देखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया अपनी लाइफ साइकिल्स, यहाँ पर लाइफ साइकिल देखते हैं क्या आता है। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल लाइफ डेटा एंड्रॉइड एक्स लिखना होगा, एंड्रॉइड एक्स की लाइन आ गया यहाँ पे, KTX के ऑब्जेक्ट हमें चाहिए ना यहाँ पे 2.8.7 हमें यहाँ पे android.lifecycle KTX 2.8.7, इसको हम ले लेते हैं। ये हमारे पास में लाइव डेटा की है, और इम्प्लीमेंटेशन हम एक और कर लेते हैं व्यू मॉडल, ठीक है। व्यू मॉडल भी अगर रन टाइम पे, हमारे पास रन टाइम की भी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल के लिए व्यू मॉडल हमारे पास ठीक है। तो ये हमारे पास में सारी की सारी डिपेंडेंसीज रोल ऑन हो गई हैं। 5 डिपेंडेंसीज हमने यहाँ पे रखी हैं, ठीक है। पांचों की पांचों मैं आप लोगों को भेज दे रहा हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ओके, नाउ इसको हम सिंक नाउ करते हैं। ये हमारे पास डेटा सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है हमारा डेटा क्या रिसीव कर रहा है। तो fakestore.com प्रोडक्ट्स हमारे पास में ये सारा डेटा हमारे पास आ रहा है। तो सबसे पहला तो हमारे पास काम वही रहेगा मॉडल क्लास बनाने का, ठीक है। तो अगर हम वर्क फ्लो देखें तो वर्क फ्लो में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास हर बार आएगा डेटा क्लास बनाने का, ठीक है। तो डेटा क्लास हम लोग बना लेते हैं। डेटा क्लास के लिए कॉटलिन क्लास हमने यहाँ पे नाम डाल दिया प्रोडक्ट, नीचे डेटा क्लास, हाँ डाल देते हैं प्रोडक्ट, डाल देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट.kt हमारे पास ये आ गई है, ये हमारे पास में इसकी डेटा क्लास बन गई है, ठीक है। और इसको हम हटा के यहाँ पे डेटा लिख देते हैं, और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर ड्रॉ कर लिया। क्या क्या हमारे पास आइटम्स आ रहे हैं यहाँ पे ये देख लेते हैं। एक तो आईडी आ रही है, तो वेल आईडी एक हमारे पास में हो गई, ठीक है। ये जो रिसीव होगी इंटीजर फॉर्मेट में रिसीव होगी हमारे पास में। दूसरा हमारे पास में टाइटल, तो यहाँ पे हम लोग टाइटल मेंशन कर लेते हैं, टाइटल हमने स्ट्रिंग में मेंशन कर लिया है यहाँ पे। तीसरा है प्राइस, वेल प्राइस, प्राइस को हमें डबल ले लिया। बताओ डबल और इंटीजर में अंतर क्या है? सर ये डबल सर वो पॉइंट वैल्यू करता है, सबको जो भाग में क्या है इंटीजर में पॉइंट नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे भी हमने स्ट्रिंग डाल दिया, बस इसे कर इतना कर ले रहे हैं। ये 4 चीज़ें हम लोग यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर। तो हमारा क्या हुआ, हमारे यहाँ पे डेटा क्लास मेंशन हो गई है। डेटा क्लास को मेंशन करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे दूसरा पार्ट हमारे पास रहेगा एंड टू एंड पॉइंट या एंड पॉइंट्स को डिफाइन करना है। दूसरा पार्ट हमारे पास रहेगा एंड पॉइंट्स को यहाँ पे डिफाइन करना।
डिफाइन। मनोज जी एंड पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए क्या यूज करेंगे? एंड पॉइंट को डिफाइन करने के लिए एपीआई क्लास, एपीआई क्लास में इंटरफेस। हाँ इंटरफेस होगा, रेट्रोफिट का इंटरफेस होगा जो हाँ कि जी। रेट्रोफिट डॉट बिल्डर करके कुछ बनेगा और ठीक है। उसको हमें यूआरएल पास करना है। मतावर ये बात तुम समझ लेना, इंटरफेस मालूम है इंटरफेस क्या होता है? नहीं मालूम, ठीक है। देखो ऐसा है, इंटरफेस के यहाँ पे 2-3 काम है। सबसे पहला तो यही है एंड पॉइंट डिफाइन करना कि भाई तुम्हें जाना कहाँ पे है। मतलब कहने का मतलब क्या है, लेट सपोज हमारे पास फेक स्टोर एपीआई है। अब फेक स्टोर एपीआई के आपको किस सेक्शन पे जाके डेटा को डिलीवर करना है, किस सेक्शन पे जाके आपको यूआरएल को हिट करना है और डेटा आपको गैदर करना है, ये चीज़ हमें इंटरफेस ही बताएगा। सबसे पहली बात तो ये वाली बात क्लियर हुई? ठीक है। दूसरी चीज ये है, ये यहाँ पे ये भी गैदर करता है कि भाई हमारी रिक्वेस्ट का टाइप क्या है। क्योंकि देखो हम लोग HTTP के थ्रू जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, ये हमारा क्लाइंट है और ये हमारा एक सर्वर है। ठीक है, ये हमारे पास क्लाइंट और ये हमारे पास सर्वर। क्लाइंट जब भी कॉल करता है यहाँ पे तो ये हर बार होती है एक रिक्वेस्ट। ठीक है, और इसके एवज में जब भी आपके पास रेस्पॉन्स जो भी आपको यहाँ पे रिजल्ट देता है वो कहलाता है रेस्पॉन्स। ये वाली बात क्लियर है बताओ? यस। हम रिक्वेस्ट करेंगे, सर्वर हमें रेस्पॉन्ड करेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं पर किस तरह की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट भी 2 तरह की है, एक हमारे पास पोस्ट रिक्वेस्ट है, एक हमारे पास गेट रिक्वेस्ट है। तो कौन सी रिक्वेस्ट को आप लोग यहाँ पे कैटर कर रहे हो, ये हमें अपने इंटरफेस के अंदर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से, इस वजह से वी आर यूजिंग गेट रिक्वेस्ट मेथड। मनोज जी वाली बात क्लियर है आपको? बताओ ये बात क्लियर हुई? यस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसके लिए हमें अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें Kotlin जो है ना, ये हमें मतलब ये एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोवाइड करा देता है। आपको इंटरफेस नीचे दिखाई दे रहा होगा, इसी इंटरफेस को हम सिलेक्ट करके यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। तो मैं इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए प्रोडक्ट एपीआई ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से। तो ये जब फाइल में आपके साथ शेयर करूँगा, कोड शेयर करूँगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा किसका क्या मतलब है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका इंटरफेस बना के रेडी किया है। इंटरफेस यहाँ बन के इसका रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस इंटरफेस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें डालनी है। इस इंटरफेस के अंदर देखो ये खुद से ही दे रहा है, चलो मैं इसको पहले समझा देता हूँ। @get हमने यहाँ पे यूज किया है। देखो @get मैं यहाँ पे लिखूंगा, गेट लिख देता हूँ। ये गेट मेथड क्या है, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये यहाँ पे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट का टाइप बताएगा, किस तरह की रिक्वेस्ट हम लोग शेयर करने वाले हैं, सेंड करने वाले हैं। ये वाली बात क्लियर हुई मनोज जी? अब हमारे पास में जो यूआरएल है, इस यूआरएल के अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स वाले इस पार्ट पे एक्चुअल में, मतलब जो हम हिट करने वाले यूआरएल, जिस पोजीशन पे हम हिट करने वाले हैं, वो प्रोडक्ट्स वाला पार्ट है हमारे पास में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि भाई हमें कहाँ से डेटा गैदर करना है, हमें इस प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन से डेटा गैदर करना है। ये वाली बात क्लियर हुई? अब हम क्या करेंगे, यहीं पे एक फंक्शन हम ड्रॉ कर लेते हैं, गेट प्रोडक्ट्स करके हमने यहाँ पे फंक्शन ड्रॉ कर लिया इस तरह से। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब ये हमें समझना है। देखो क्या होगा, यहां से रिक्वेस्ट गई, ठीक है, अब जब रिक्वेस्ट जाएगी तो हमें जो भी हमारे पास नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है, तो इस रिक्वेस्ट को हमें शेयर करना है, सेंड करना है हमें रिक्वेस्ट को। तो हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट का टाइप तो बता दिया कि रिक्वेस्ट का टाइप क्या है। रिक्वेस्ट का टाइप है आपके पास गेट। अब नाउ हमें ये रिक्वेस्ट सेंड करनी है किसको, अपने सर्वर को। इस चीज के लिए हम लोग जो क्लास मेथड यूज करते हैं वो है कॉल। ठीक है, रेट्रोफिट की क्लास है, उसका नाम है कॉल। इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या मतलब है इस बात का, यहाँ पे हम लोग इस काम को कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गेट प्रोडक्ट्स। ये फंक्शन कॉल होगा, और जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, हमारे पास में जो भी
क्या बोलेंगे, हमारे पास में जो भी एक कॉलिंग मेथड है हमारे पास, ये कॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉल को यूज कर रहे हैं इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये थोड़ा कॉल वाला पार्ट जो है ना, ये हमें 2-3 चीजें निकाल के देता है। सबसे पहला है Android.telecom। अगर आपको ये सजेशन दिखाई दे रहा है, सजेशन वाले बॉक्स, आपको यहाँ पे पहले दिखाई देगा Android.telecom। हमें ध्यान रखना है कि Android.telecom हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। हमें यूज करना है रेट्रोफिट का कॉल, रेट्रोफिट की क्लास को यूज करना है, क्योंकि नाम एक जैसे ही है इसके, टेलीकॉम के भी मतलब टेलीकॉम फीचर्स के भी यहाँ पे क्लास वही है और रेट्रोफिट का भी क्लास वही है। तो थोड़ा बस इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने कॉल फीचर को यूज किया, तो रेट्रोफिट का यहाँ पे कॉल आ चुका है। अब क्या होगा, ये कॉल क्या करेगा, ये हमारी इस रिक्वेस्ट को इनिशिएट करेगा यहाँ से, ठीक है। जब ये रिक्वेस्ट को इनिशिएट करेगा और जब रेस्पॉन्स हमारे पास आएगा, तो रेस्पॉन्स किस फॉर्मेट में हमारे पास आ रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो रेस्पॉन्स हमारे पास किस फॉर्मेट में आ रहा है, लिस्ट फॉर्मेट में हमारे पास आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस रेस्पॉन्स को रिसीव करेंगे इन अ लिस्ट, ठीक है। बताओ, ये वाली बात क्लियर हो रही है बेटा? यस। तो इस वजह से हमने कॉल को इनिशिएट करने के बाद यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाया, एंगल ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पे हमने लिख दिया लिस्ट इस तरह से, ठीक है। दैट मीन्स जो मैं यहाँ पे डेटा रिसीव करने वाला हूँ लिस्ट में करने वाला हूँ, और फिर इस लिस्ट को मैं कहाँ पास कर दूंगा, इस डेटा के अंदर पास कर दूंगा, डेटा क्लास के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से इस लिस्ट के अंदर मैंने लिख दिया प्रोडक्ट लाइक दिस, क्योंकि मुझे इसको डेटा क्लास के अंदर पास करना है इस वजह से। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया, क्या मतलब है? यस मनोज जी हाँ जी, यस, क्लियर है, ठीक है। तो एक बार अगर हम दोबारा इसको देखें तो क्या चीज हमारे पास में हो रही है। सबसे पहली चीज हमारे हम लोगों ने ये मेंशन किया कि रिक्वेस्ट का टाइप क्या होगा विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस, ठीक है। और फिर हमने ये बताया कि जब भी हमारा ये प्रोडक्ट कॉल होगा, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट कॉल होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट जनरेट होगी सर्वर को भेजने के लिए, जो भी डेटा आएगा वो लिस्ट के अंदर स्टोर होगा, और उसके बाद इसको कहाँ भेजा जाएगा, डेटा क्लास के अंदर भेजा जाएगा। तो हमने डेटा क्लास यहाँ पे मेंशन कर दिया। कोई डाउट यहाँ तक? एक मिनट रुकिएगा ना आप लोग, एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इंटरफेस बना लिया है, ठीक है। इंटरफेस एग्जैक्टली आप कह सकते हैं एक तरह का वर्किंग क्राइटेरिया भी आप कह सकते हैं कि भाई कैसे कैसे आप काम करोगे, किस किस तरीके से आप काम करोगे, दैट इज योर इंटरफेस। अब इंटरफेस के बाद में